बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 28 की पार्ट 3 की वीडियो को। ये पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डिजीज़ हैं उनकी डिटेल थोड़ी बहुत पता हो तो ठीक है, वरना आप लोग पैथोलॉजी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी उनके बारे में एक एक दो दो ड्रग और एक एक दो दो बातें जो कि आपने ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंड एसेंशियल ट्रेमर्स। मेरे जहन में ये इस तरह से हैं कि जिस तरह सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाए ना, बंदे की बहुत हाइपर हो जाए, तो उसमें जो ट्रेमर हैं उनको कह लो कि ये एसेंशियल ट्रेमर कह रहे हैं। ठीक है, मैंने याद इस तरह से रखा हुआ है, वरना लेट्स सी की बुक क्या कह रही है। वो बता रही है जी फिजियोलॉजिकल एसेंशियल ट्रेमर्स जो होते हैं वो सिमिलर टू पोस्टरल ट्रेमर्स हैं। हो किस वजह से रहे हैं? एंजाइटी, फटीग और कुछ ड्रग्स। अब देखो, एंजाइटी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है ना, इसी तरह सर्टेन ड्रग्स में वो कह रहे हैं जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स भी आपको पता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने वाले ड्रग्स होते हैं। और दूसरे ड्रग्स में कह रहे हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और लिथियम। इन ड्रग से आपके पास फिजियोलॉजिक या एसेंशियल ट्रेमर्स हो रहे हैं। और इसी तरह ट्रीट करने के लिए इनको जो सिंपैथेटिक एगोनिस्ट होते हैं जैसे कि प्रोपेनोलॉल वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोपेनोलॉल यूज़ कर रहे हो तो जारी बात है ये बीटा 1 बीटा 2 एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा होता है। तो हमने देखना है बीटा 2 एक्टिविटी के ब्लॉक होने से हार्ट पे इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, लंग्स पे भी आ रहे होते हैं। तो अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स में आमतौर पर हम मेटोप्रोलोल यूज़ कर लेते हैं, इससे भी एसेंशियल ट्रेमर्स ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन चूँकि ये बीटा 1 सिलेक्टिव है तो इसलिए ये हार्ट पे और लंग्स वगैरह पे ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं होता। सही होगी बात। वैसे इन सब के अलावा दूसरे ड्रग्स जैसा कि जो एंटी एपिलेप्टिक्स है ख़ास तौर पे, जैसा कि गाबापेंटिन, लेविट्रासिटाम, प्रिमिडोन, इन सारे ड्रग्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट एसेंशियल ट्रेमर्स। सही की बात, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़ और टॉरेट सिंड्रोम। हंटिंगटन डिजीज़ की अगर मैं आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी बताऊँ तो इसमें थोड़ी सी पैथोलॉजी बताऊँ तो प्रॉब्लम तो इसमें आपको पता है CA जीन का हो रहा होता है। CAG म्यूटेशन होती है। मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ था, कॉर्डेट का मसला है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है ना, और न्यूरोट्रांसमीटर्स में गाबा का और एसिटाइलकोलिन का मसला होता है। लेकिन वैसे अगर आप ध्यान में रखें ना तो ये इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो पार्किंसनिज्म से ऑलमोस्ट ऑपोजिट होते हैं। पार्किंसनिज्म में क्या होता है जी, डोपामीन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट ज़्यादा हो गया है। और चूँकि डोपामीन इनहिबिटिंग ड्रग होता है, अब इनहिबिशन नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि गाबा की एक्टिविटी भी बढ़ गई होती है। ठीक है, अब इस सब को ऑपोजिट होता है आपके पास हंटिंगटन डिजीज़ में। हंटिंगटन डिजीज़ में डोपामीन ज़्यादा हो जाती है, एसिटाइलकोलिन कम हो जाती है, गाबा की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ज़ाहिर ट्रीटमेंट भी ऑपोजिट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि ये सारी चेंजेस पार्किंसनिज्म में हो रही थी, लेकिन हमने कहा था कि मेन जो मसला होता है वो होता है डोपामीन का कम होना। इसी तरह ये सारी चेंजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन मेन आप कह लो एसिटाइलकोलिन का मामला चल रहा होता है। एनीवेज, पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए ऐसे ड्रग्स यूज़ किए थे जो कि डोपामीन को बढ़ाएं। डोपामीन एगोनिस्ट यूज़ किए थे, एल-डोपा यूज़ किया था, माओ इनहिबिटर्स, कॉम्ट इनहिबिटर्स, ये सारे यूज़ किए थे। अब हमने ऐसे ड्रग्स यूज़ करने हैं जो कि डोपामीन की एक्टिविटी को कम करें। सही की बात। तो देखते हैं कि किस तरह के ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब टेट्राबेंजीन और ड्यूटेट्राबेंजीन ये ड्रग्स जो होते हैं ये खास ये पता क्या करते हैं, ये है ना आपके पास प्री सिनेप्टिक वेसिकल प्री सिनेप्टिक नॉब जो है, अब इसके अंदर ये वेसिकल है जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स ने जाना है। सही, जो ट्रांसपोर्टर न्यूरोट्रांसमीटर्स को वेसिकल के अंदर डालता है ना, उस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल नहीं हो पाते और फिर नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाते। तो ये इस तरह से इनको कम कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने आगे बताया हुआ है। ये देखो, वेसिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ओके की बात। उसके अलावा आप सोचेंगे यार ये एसिटाइलकोलिन कम है, इसको बढ़ाएंगे तो भी फ़ायदा होगा, गाबा को बढ़ाएंगे तो भी फ़ायदा होगा, लेकिन फार्माकोलॉजिकली हमें कोई ऐसे अच्छे ड्रग्स मिले नहीं हैं, या कह लो कि फार्माकोलॉजिक अटैम्प्ट्स हमने की हैं, लेकिन ये गाबा और एसिटाइलकोलिन पे इफेक्ट करके हम हंटिंगटन डिजीज़ को सही से ट्रीट कर नहीं सके। सही होगी बात। अच्छा, और भी कुछ ड्रग्स हैं हंटिंगटन के लिए, लेकिन वो भी डोपामीन के ऊपर ही एक्ट कर रहे हैं। एक तो हमने देख लिया ना टेट्राबेंजीन और ड्यूटेट्राबेंजीन। उसके अलावा जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं जो कि डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल हो गया, परफेनाजीन हो गया, ये भी आपके पास डोपामीन के एंटागोनिस्ट के तौर पे ही काम करते हैं और इसी तरह से हंटिंगटन डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ में कोलिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह चल रही होती हैं, वो आप पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिर आता है टॉरेट सिंड्रोम, अननोन कॉज, ख़ास हमें इसके बारे में पता नहीं है। ट्रीट ये भी हमारे पास हेलोपेरिडोल वगैरह से होगा, और कुछ और ड्रग्स भी हैं जो कि हम ऑल्दो कम इफेक्टिव हैं लेकिन कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कार्बामेज़ेपिन, क्लोनाज़ेपैम। ये इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये में रखना है टॉरेट सिंड्रोम, हेलोपेरिडोल। इतनी एक बात ध्यान में होगी ना आपको, काफ़ी है इसके लिए। इसी तरह से हंटिंगटन डिजीज़ है, गाबा का मसला है, एसिटाइलकोलिन का मसला है, टेट्राबेंजीन, ड्यूटेट्राबेंजीन याद रखो बस। बढ़िया, और याद रखना तो हेलोपेरिडोल वगैरह याद रख लो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपके पास एंजाइटी और कुछ ड्रग्स की वजह से होता है एसेंशियल ट्रेमर्स। ट्रीट कैसे करना है? प्रोपेनोलॉल। लेकिन अगर पेशेंट्स के अंदर ये वाले हार्ट फेलियर, अस्थमा, इनके प्रॉब्लम है तो मेटोप्रोलॉल। अल्लाह खैर अल्लाह। अभी एक्सरसाइज के अंदर एक MCQ है भी जिसमें उन्होंने वो पेशेंट जो है ना उसको शायद हार्ट का इशू हुआ है, इस वजह से हम उसको मेटोप्रोलॉल दे रहे होते हैं।
यहाँ पे करके आता है मेरे ख्याल ये वाला MCQ है, ठीक है। तो वो ये वाला है MCQ नंबर 10 है, इसका आंसर सी। हाँ ये देखने मेटोप्रोलोल देना है। क्यों हमने मेटोप्रोलोल देना है? क्योंकि वो कह रहे हैं एसेंशियल ट्रेमर का है लेकिन पल्मोनरी डिजीज़ है पेशेंट को, तो पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से हम लोग उसको प्रोपेनोलॉल नहीं देंगे, मेटोप्रोलोल दे देंगे। ओके बात। तो ये 2 हो गए। आ जाओ जी डिस्काइनेजियाज़ की तरफ। इस डिस्काइनेजिया से पार्ट 2 की वीडियो में हमारा बहुत ताल्लुक रहा है, क्योंकि पार्ट 2 की वीडियो में तकरीबन हर पार्किंसन डिजीज़ के ड्रग की जो टॉक्सिसिटी थी उसमें हमने कहा था GI प्रॉब्लम्स और डिस्काइनेजियाज़ और पोस्टल हाइपोटेंशन या वैसे हाइपोटेंशन, और हमने कहा था ब्रेन डिस्टर्बेंसेस या साइकोटिक इश्यूज़। तो ये डिस्काइनेजिया में देखा था बहुत ज़्यादा, जब हम डोपामीन से छेड़छाड़ी कर रहे होते हैं तो उन ड्रग्स में अक्सर डिस्काइनेजिया हो जाता है। तो एक तरफ ये जो पार्किंसन वाले ड्रग हैं ये डोपामीन से छेड़छाड़ी करते हैं, और दूसरी तरफ जो बड़ी कैटेगरी है वो हमारे पास एंटी साइकोटिक्स की, वो भी डोपामीन से छेड़छाड़ी करते हैं। तो एंटी साइकोटिक्स के साइड इफेक्ट में भी हमारे पास काफ़ी ये डिस्काइनेजियाज वगैरह हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है कि डिस्काइनेजियाज यानी पार्किंसनिज्म सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो पहला तो हल यही है कि भाई जो भी ड्रग दे रहे हो उसकी डोज कम करना शुरू कर दो। दूसरा ये है कि कोई और ड्रग दे के ट्राई कर लो जिसका डिस्काइनेजिया वाला साइड इफेक्ट कम हो, जो कम एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स कॉज करता हो। तो कोई ऐसा ड्रग यूज़ कर लो जहाँ जिस पर डिस्काइनेजिया कम हो। अलबत्ता अगर ये सारी चीज़ें आपकी नहीं काम आ रही, अगर हमने ट्रीटमेंट के लिए कोई और दवाई देनी ही है तो वो कह रहे हैं कि एक्यूट डिस्काइनेजिया के लिए बेंजट्रोपिन और डाइफेनहाइड्रामीन हम दे देते हैं। अब चूँकि यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स की वजह से मसला बन रहा है, एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं? डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं एंटीसाइकोटिक्स, तो जिस वो ज़रिए से डोपामीन को कम करेंगे। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर भी डोपामीन कम ही होती है ना, तो एंटीसाइकोटिक्स भी डोपामीन कम करेंगे, यानी कि पार्किंसनिज्म वाले सिम्टम्स कॉज करेंगे। तो एंटीसाइकोटिक्स से पार्किंसनिज्म हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है वही ड्रग्स यूज़ करेंगे जो पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए हमने देखा था कि एसिटाइलकोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स भी यूज़ होते हैं, जैसा कि ये पार्ट 2 की वीडियो में आखिर में हमने देखा था, ये बेंजट्रोपिन और बाइपेरिडीन ये वाले ड्रग्स होते हैं। तो यही ड्रग्स हम लोग एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड डिस्काइनेजियाज को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। सही की बात आपको याद होगा, शुरू में कहा था हमने पार्किंसनिज्म ड्रग से भी कॉज होता है और नेचुरली कॉज भी होता है। अब यहाँ पे ड्रग से कॉज होने वाले को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टार्डिव डिस्काइनेजिया, जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है। टार्डिव डिस्काइनेजिया की ख़ास तौर पे बात की जाए, जो कि यहाँ पे कॉज हो रहे थे, यानी एंटी पार्किंसंस ड्रग में ये जो एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स थे ये पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर रहे थे और इनका साइड इफेक्ट था टार्डिव डिस्काइनेजिया। एक मूवमेंट डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए हमने ये वाले ड्रग्स दिए थे। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल को ट्रीट करने के लिए अब वो देख लेते हैं हम। तो इनको ट्रीट करने के लिए हमने देखा है कि ड्यूटेट्राबेंजीन और वैलबेंजीन काम आते हैं। ये इनका मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यही ड्रग्स हमने हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर भी दिए थे। सही होगी बात? ऑलराइट। अब आती है विल्सन डिजीज़। पता नहीं यहाँ पे क्यों डाल दिया है, ये तो वैसे बायोकेमिस्ट्री की डिजीज़ है। होता बेसिकली क्या है, इनहेरिटेड डिजीज़ है। कॉपर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कॉपर सॉल्ट्स डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, ख़ास तौर पर लिवर के अंदर। इसकी वजह से बहुत ख़तरनाक किस्म की हेपेटिक टॉक्सिसिटी और न्यूरोलॉजिक टॉक्सिसिटी भी होती है, इवन फैटल हो सकता है। सही है। बहुत टिपिकल बात है कि विल्सन डिजीज़ में या कॉपर का एंटीडोट होता है पेनिसिलामीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। पेनिसिलामीन जो है ना, ये स्टेप 1 के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। बात पता होना चाहिए विल्सन डिजीज़ है पेनिसिलामीन, वैसे भी कॉपर टॉक्सिसिटी हो गई है पेनिसिलामीन। बाकी उन्होंने 1-2 नाम आपको और भी बताए हुए हैं, ट्राइएंटीन बताया हुआ है, टेट्राथायोमोलिब्डेट बताया हुआ है, लेकिन बहरहाल याद आप पेनिसिलामीन भी रख लोगे तो काफ़ी है। पेनिसिलामीन के साइड इफेक्ट्स उन्होंने बताए हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है, माइस्थीनिया, ऑप्टिक न्यूरोपैथी और ब्लड डिस्क्रेजिया, ठीक है। अब आखिर में आता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हम यहाँ पे पार्किंसंस के ड्रग पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया प्रामिपेक्सोल और रोपिनोल, देखे ना दोनों टेक हुए हैं। तो पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये दोनों रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में यूज़ होते हैं। होता ये है कि पेशेंट, नाम से जाहिर है, जब बंदा रिलैक्स कर रहा होता है उस वक्त उसकी टांगों में बेचैनी होती है, रेस्टलेस हो जाती है उसकी लेग्स, उसको दिल करता है उनको मूव करने का। तो ये एक ख़ास किस्म की बेचैनी है। किन लोगों में ज़्यादा होती है? प्रेग्नेंट फीमेल में ज़्यादा होती है। यूरीमिक पेशेंट्स में, यूरीमिक जारी बात है जिनके अंदर किडनी का प्रॉब्लम होगा, उसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा जमा हो रहा होगा, तो यूरीमिक उस तरह से हो गया। और फिर डायबिटिक पेशेंट्स में, इन लोगों में मसला ज़्यादा होता है। ट्रीट कैसे करना है आपने? डोपामिनर्जिक थेरेपी, प्रामिपेक्सोल, रोपिनोल। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स और कुछ एंटीकन्वल्सेंट्स भी। बाहर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। मोटी मोटी बातें बस में रखनी है आपने। एसेंशियल ट्रेमर्स के लिए प्रोपेनोल, मेटोप्रोलोल है, और हो क्यों रहा है? एंजाइटी वगैरह से होता है। हंटिंगटन डिजीज़, गाबा वगैरह का मसला बन रहा है, ट्रीट कैसे करते हैं? टेट्राबेंजीन, ड्यूटेट्राबेंजीन। टॉरेट सिंड्रोम को ट्रीट कैसे कर रहे हैं हम? हैलोपेरिडोल वगैरह से। ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेजियाज हैं तो आप बेंजट्रोपिन वगैरह से ट्रीट कर लो, और अगर टार्डिव डिस्काइनेजिया दिया हुआ है तो ड्यूटेट्राबेंजीन, वैलबेंजीन।
कॉपर का एंटीडोट कौन सा होता है? पेनिसिलिन। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए प्राइमेप्रेक्सोल, रोपिनिरोल। बस इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।